Hi, good morning, guys. Good morning, Savita. Good morning, Pakistan. All right, so हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करें. कपल ऑफ क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो ये एग्जाम्पलर की क्वेश्चंस हैं. इसमें पहले 12th क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा. ये हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसेस के बारे में बात किया था. इफ यू रिमेम्बर तो उसमें कैसा था. इसमें ध्यान से नोटिस करना ताकसिन तुम केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो. ठीक है, लीस्ट एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करा जा रहा है. ठीक है. Now I think what you got confused with that extent of adsorption. ठीक है. टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है. ठीक है. क्रिटिकल टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है. ठीक है. ये दो अलग अलग फैक्टर्स है. ठीक है, जिनको लेकर आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो. दिस इज द टेम्परेचर का फैक्टर कि टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा. ये जो दूसरा फैक्टर था, दिस वाज नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट. कि अगर उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाता है. व्हाट डज ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर मींस. इट मींस ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है. इजीली लिक्विफाइबल गैस है तो उस केस में फिर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. तो यहाँ पर दिस विल बी मोस्ट एब्जॉर्ब्ड, दिस विल बी द लीस्ट एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. तो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल डेलिबरेटली डाला है कि आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर लो बिटवीन दीज टू थिंग्स. अच्छा, 13th क्वेश्चन बताओ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हेटेरोजेनियस कैटालिसिस इज इन्वॉल्व्ड. ये तो काफी आसान है. हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का डेफिनेशन आपको पता ही होगा. व्हाट इज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. BC. देखो ये ए वाला तो होमोजीनियस है, बी वाला हेटेरोजीनियस है, सी वाला हेटेरोजीनियस है, डी वाला होमोजीनियस है. बी सी करेक्ट. देन ये कल अपन ने पढ़ा था, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर बिहेव्स एज व्हाट. फोर्टींथ वाला. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर. तो ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना. ये एग्जांपल कहाँ पर डिस्कस किया था. Typo. ये एसोसिएटेड कोलाइड्स के अंदर, माइसेल्स के अंदर, राइट. तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन रहेगा, एसोसिएटेड कोलाइड या फिर माइसेल्स. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट. बताओ.
टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? polar कोलॉइड दिखाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये सब क्या हो गया? दीज आर ट्रू सोल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये सोप क्या बना देगा? कोलॉइड बना देगा ना, एसोसिएटेड कोलॉइड जो कहते हैं हम लोग। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ऑल राइट। 19th वाला बताओ। A colloidal system having a solid dispersed phase in liquid, राइट? तो ये क्या हो गया? सॉलिड इन लिक्विड। ये कौन सा टाइप का कोलॉइड होता है? सॉलिड सॉल होता है, वो सॉलिड इन सॉलिड होता है। जेल जो होता है वो कैसा होता है? सॉलिड इन D लिक्विड। इमल्शन होता है लिक्विड इन लिक्विड। और ये सॉल इज योर सॉलिड इन लिक्विड। राइट, डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, याद रखना है ये सब। Then colligative properties of solution, colloidal solution are small in compared to true solution of the same concentration because colloidal particles, क्या रीजन रहेगा? D, they are comparatively less in number. Correct. ठीक है, देन 21 का बताओ। ये मैंने आपको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म बताया था। क्या रहेगा इसमें? सबसे पहले एड्सॉर्प्शन होता था, सबसे पहले एक्चुअली माइग्रेशन होता था, फिर एड्सॉर्प्शन होगा, फिर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फिर डिसॉर्प्शन। राइट, तो ये पहला स्टेप रहेगा, माइग्रेशन होगा। देन फिर उनका एड्सॉर्प्शन होगा ना, द रिएक्टेंट्स गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द नेबरिंग साइट। देन फिर वो इंटरमीडिएट्स बनेंगे, फिर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और फिर प्रोडक्ट माइग्रेट कर जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ACBED। याद आया? ठीक है, देन ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज इन अकॉर्डेंस विद फ्रॉन्टलिक आइसोथर्म। ये तो ग्राफ हमने देखा है क्लास नोट्स में। फ्रॉन्टलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कौन सा रहेगा? सिंपल है, तो फर्स्ट वाला है, हम लोगों ने देखा था, x by m is proportional to p की पावर 1 by n, एंड हमने उसका प्लॉट देखा, इस तरीके से आता है। अच्छा, देन 24th बताओ, which of the following process is not responsible for the presence of electrical charge on the sol particles?
क्या आ रहा है 25 में, तो इसमें 24 में अब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना, ए बी ये नहीं होगा, एडजॉर्प्शन होगा और उससे फिर डबल लेयर भी बनेगी। ठीक है, एंड ये थोड़ा सा रेयर होता है, ये आई थिंक आप लोग शायद अभी नहीं कैप्चर कर पा रहे होगे, इतना इजी एग्जांपल नहीं है, मतलब कॉमन एग्जांपल नहीं है, बट हाँ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कैप्चर्ड बाय द सॉल्व पार्टिकल्स। ठीक है, बट इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्लियरली इनकरेक्ट है कि अब्जॉर्प्शन नहीं होता, अडिजॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन होगा तो क्या हो जाएगा, वो तो अंदर चले जाएंगे ना, अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अंदर चले जाना, बल्क में चले जाना, वो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलो 25 बता दो, 25 तो आसान है। ये तो हम लोगों ने बहुत बार एज एन एग्जाम्पल भी बात करी थी। ये दो वर्ड क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोएगुलेशन एंड इमल्सिफिकेशन। कोएगुलेशन आज पढ़ेंगे, इमल्सिफिकेशन में अगले लेक्चर में बताऊंगा। बट ये भी आसान है, यहाँ पर क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। ये जो कलर होता है, कलर डाइज होते हैं, वो ये एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है और कलरलेस शुगर सोल्यूशन मिलता है, राइट। ठीक है, नाउ अब अपन आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑब्जर्व करा था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, तो उन्हीं के कंटिन्यूएशन में, ठीक है, लेट मी टेक सम प्रॉपर्टीज एंड उसमें एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं बात करना चाहूँगा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी which is called coagulation or flocculation. ठीक है, ऑलराइट। सो इस प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लेट मी स्लोली फर्स्ट इंट्रोड्यूस। आप लोगों को मैंने कोएगुलेशन तो वर्ड समझा ही दिया था, थोड़े टाइम से ही मैं बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट चैप्टर के स्टार्टिंग से ही बात कर रहा हूँ मैं इस वर्ड के बारे में, कोएगुलेशन, राइट। तो इसका एक मीनिंग आप लोगों ने क्या समझा था, कोएगुलेशन इज मर्जिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, मतलब वो आपस में एसोसिएट होते हैं और बड़ा साइज का पार्टिकल बना देंगे, सस्पेंशन बना देंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कोएगुलेशन इज। नाउ इसका इंग्लिश कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर नोटिस करना कि जब हम कोलॉइडल पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एडेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आयंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट में जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उससे कोलॉइड स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, ये मैंने आपको बताया था, बिकॉज ये जो आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट से आएंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं, दे गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कोलॉइड एंड एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, कि ऐसे मान लो एक कोलॉइड होगा, कोलॉइडल पार्टिकल रहेगा, ठीक है, और दूसरा कोलॉइडल पार्टिकल रहेगा, राइट। इन दोनों के ऊपर अगर चार्ज का लेयर होगा, राइट, तो फिर ये आपस में मर्ज नहीं करेंगे, दे विल नॉट कोएगुलेट। ठीक है, हाउएवर, अब इसमें रीड करना, हाउएवर क्या लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट
अगर लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, ये जो चार्ज का लेयर है, ठीक है, द पार्टिकल ऑन द पार्टिकल ऑफ द सॉल्ट takes up the ions which are oppositely charged and gets neutralized. ठीक है, मान लो इसके अंदर मैंने लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, तो यहाँ से जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस आएंगे, जो मैंने ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट आया है उससे पॉजिटिव आयंस कैन न्यूट्रलाइज दिस डीपी। और एक बार ये ठीक है न्यूट्रलाइज हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रल पार्टिकल्स ये आपस में एग्रीगेट करने लग जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल्स विल देन स्टार्ट एग्रीगेटिंग, कोएगुलेशन कहेंगे हम इसको। ठीक है, और उससे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इनटू एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, ठीक है, by the addition of some suitable electrolyte is called coagulation. ठीक है, इनफैक्ट और भी तरीके रहेंगे। मेथड एक तरीका है ये है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, बट हाँ ये कोएगुलेशन आपको समझ में आया क्या होता है? Is this part clear? What is coagulation? हाँ या ना, कुछ तो बताओ। तो फिर से बात। ठीक है, देन ये फ्लोक्यूलेशन वर्ड देखना। ठीक है, ये फ्लोक्यूलेशन वर्ड जो है ये भी सिमिलर टू कोएगुलेशन ही है। ठीक है, बट एक छोटा सा अंतर रहता है। तो यहां पर देखना कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन में अंतर क्या है। फ्लोक्यूलेशन में भी एग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है, फ्लोक्यूलेशन में भी पार्टिकल्स साथ में मर्ज हो रहे हैं, बट यहाँ पर कैसा है, इसको रिवर्स करा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा शेकिंग करेंगे हम लोग तो ये वापस से कोलॉइडल साइज में पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोएगुलेशन में क्या है, कोएगुलेशन में हम लोगों ने काफी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया एंड उसकी वजह से व्हाट वी आर सीइंग इज कि अब सिंपल शेकिंग से वापस से कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स नहीं बनेंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन गया एक बार, अब उसको सिंपल शेकिंग करेंगे तो उससे कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कैन नॉट बी रिवर्स्ड हो गया। कोएगुलेशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फ्लोक्यूलेशन में यू कैन रिवर्स इट बाय सिंपली शेकिंग द सोल्यूशन। ठीक है, ये एक छोटा सा अंतर रहता है बिटवीन कोएगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन। अच्छा, अब नोटिस करना हम लोग कैसे कोएगुलेशन कर सकते हैं, व्हाट आर द important methods of coagulation। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला मेथड ऑब्जर्व करना which is called as electrophoresis। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? ठीक है, पहले यहाँ पे आप डायग्राम में मैं समझा देता हूँ, फिर आप ये रीडिंग करना। डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि हमने एक सोल्यूशन लिया, कोलॉइडल सोल्यूशन लिया। ठीक है, एंड वो कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर चार्ज पार्टिकल है, से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इस कोलॉइडल सोल्यूशन के दो एंड पर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दी, एक कैथोड और एक एनोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये अपना चार्ज लूज कर देंगे, एंड चार्ज लूज करने के बाद में इनका प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो जाएगा, तो फिर ये आपस में मर्ज करने लग जाएंगे, या आपस में एसोसिएट करने लग जाएंगे, आपस में एग्रीगेट करने लग जाएंगे, और
प्रेसिपिटेट बना देते हैं। ठीक है, तो दिस मूवमेंट ऑफ डीपी, ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ डीपी कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन है। The movement of colloidal particles under an applied electrical field is called electrophoresis। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स they will move towards cathode and negatively charged particles will move towards anode, and when the charge is removed the particles will come near to each other, form aggregates or coagulate and settle down under the force of gravity, which is what we call as coagulation। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, बेसिकली मुझे कोएगुलेट करने के लिए क्या करना है, जो चार्ज का लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करना है। चार्ज का लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है कोलॉइड का, उसको अगर मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो मेरा कोलॉइड सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया। अच्छा, इसी में एक और वर्ड यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस क्या वर्ड है कि इसमें अगर हम मान लो जो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स है, ठीक है, इनका मूवमेंट रोक देता है, इनका मूवमेंट अगर हम रोक देते हैं तो व्हाट वी सी इज दैट जो डीपी के पार्टिकल्स है, सॉरी डीएम के, सॉल्वेंट के डीएम पार्टिकल्स, दे बिगिन टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोओस्मोसिस। ठीक है, सो दिस इज समथिंग, इसको मैं दोबारा एक बार डिटेल में कवर करूंगा जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, प्योरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन के बारे में, कोलॉइड के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस्ड अगेन इन प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, अभी के लिए आप इलेक्ट्रोफोरेसिस पर ही फोकस कर लो। ठीक है, नाउ ये एक तरीका था कोएगुलेशन लाने का। दूसरा तरीका जो कि ज्यादा कॉमन तरीका है, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, आयंस लेके आएगा अपने साथ में, राइट। इलेक्ट्रोलाइट अपने साथ में पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस लेके आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ऑपोजिट चार्ज आयंस जो रहेंगे, मान लो डीपी अगर नेगेटिव है, कोलॉइडल पार्टिकल्स नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आयंस उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे। अगर कोलॉइड पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो फिर ये नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट के उसको न्यूट्रलाइज करके कोएगुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड। व्हाई? द कोलॉइडल particles interact with the ions carrying the opposite charge, and as a result they get neutralized, which leads to their coagulation। ठीक है, the ion responsible for neutralization of charge of particles is called the coagulating ion। ठीक है, a negative ion causes the precipitation of a positively charged solid and vice versa, a positive ion would cause the precipitation of a negatively charged solid। ठीक है, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे ये वाला कोलॉइडल पार्टिकल, ये वाला कोलॉइड जो है इसको प्रेसिपिटेट करना है, तो इसमें क्या काम आएगा, अनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये अनायन इसको न्यूट्रलाइज करके इसको कोएगुलेट करेगा।
ठीक है, मैं भी लूंगा एक दो एग्जांपल्स। ठीक है ना, इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, इसका डिटेल में कैसा जाएंगे, इसकी डिटेल में हम लोग इस तरीके से जाएंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कोएगुलेट करेंगे कोलॉइड को, ठीक है, उनका कितना अमाउंट लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे। मान लो मेरे पास में कोलॉइडल सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, ये कोलॉइडल सोल्यूशन मेरे पास में रखा हुआ है, ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन रखा हुआ है मान लो। ठीक है, तो इसमें मैं कितना इलेक्ट्रोलाइट डालूं, ठीक है, 1 चम्मच डालूं, चुटकी भर डालूं, या कितना मिलीग्राम डालूं, कितना ग्राम डालूं कि ये कोएगुलेट हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब दूध से पनीर बना रहे हो तो उसमें कितना नींबू डालें जिससे वो कोएगुलेट हो जाए, जिससे उसका पनीर बन जाए। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहेंगे, एंड उसको हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लॉक्युलेशन वैल्यू। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स। ठीक है, कितने मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट के लगेंगे टू कॉज द कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है, कोलॉइडल सोल्यूशन है ये। ठीक है, इस पे मुझे इलेक्ट्रोलाइट डालना है, कितने मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट डालूं मैं, ठीक है, मिनिमम कितने मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट डालूं कि ये कोएगुलेशन हो जाए। तो कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब क्या हो गया, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज व्हाट कोएगुलेशन वैल्यू वुड बी। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मुझे कम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ रहा है, ठीक है, कम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ रहा है और उसी से कोएगुलेशन हो जा रहा है, तो फिर उस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन पावर कम होगी कि ज्यादा होगी, क्या बोलूंगा मैं? दोबारा सुनना ध्यान से। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डाल रहा हूँ, कोएगुलेशन हो रहा है, और मैं ये चुटकी भर डाल रहा हूँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट चुटकी भर डाल रहा हूँ और एक इलेक्ट्रोलाइट चम्मच भर के डाल रहा हूँ, ठीक है, तो कोएगुलेशन हो रहा है। तो दोनों में से कौन सा पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट है, किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है? ज्यादा डाले, कौन सा ताक से? ज्यादा। जो मैं ज्यादा अमाउंट में डाल रहा हूँ, मतलब मान लो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जिसका मैंने कम क्वांटिटी डाला, और एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका मैंने ज्यादा क्वांटिटी डाला, ठीक है, टू प्रेसिपिटेट दिस सॉल्व। तो कौन इसमें ज्यादा पावरफुल है? ज्यादा वाला। ज्यादा वाला नहीं, कम वाला ज्यादा पावरफुल हुआ ना, कि मुझे वॉल्यूम से ज्यादा डाला है या मोल्स? नहीं नहीं, ओके, यहाँ पर आप नोटिस करो कि मुझे कोएगुलेशन करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि 1 लीटर सोल्यूशन कोएगुलेट हो जाए। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रोलाइट मुझे चुटकी भर डालना पड़ रहा है, उसमें मेरा काम हो जा रहा है, कोएगुलेशन हो रहा है, और एक इलेक्ट्रोलाइट है जो मुझे ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ रहा है, भर भर के डालना पड़ रहा है, तो ये कम पावरफुल हुआ ना, क्योंकि इसका ज्यादा अमाउंट लग रहा है। समझे। समझे? तो यहाँ पर नोटिस करना, जो कोएगुलेशन पावर रहेगी दैट विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू कोएगुलेशन वैल्यू। ठीक है, जिसका कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा ना, तो उसकी कोएगुलेशन पावर कम रहेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूंगा कि NaCl 0.1 मोलर NaCl डाल रहा हूँ, या 0.1
मोलर CH3COH डाल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ये तो ज्यादा आयंस दे देगा, ठीक है, और फटाफट कोएगुलेशन करा देगा, जबकि CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो ये कम आयंस देगा, राइट। तो मेरा NaCl का कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो मुझे कम अमाउंट में ही NaCl, मतलब ये आप कॉन्सेंट्रेशन चलो छोड़ दो एक बार के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट will be a more powerful at coagulation than weak electrolyte, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही, ठीक है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंपैरिजन हो गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा पावरफुल होगा कोएगुलेशन कराने के लिए, ठीक है, जो कोएगुलेटिंग पावर है उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक रूल जिसको कहते हैं हार्डी-शोल्ज रूल, ठीक है। ये हार्डी-शोल्ज रूल क्या है, यहाँ पर नोटिस करना, ये कह रहा है कि अगर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ग्रेटर द वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी मतलब चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज of the coagulating ion, greater is its power to cause precipitation, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखो, एज एन एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव सॉल्ट रखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव क्लोराइड रखा हुआ है और मुझे उसको कोएगुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा। अब इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा आयन कोएगुलेट करेगा, जो उसका अनायन रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अनायन काम आएगा। तो अब मान लो यहाँ पर आपके सामने ये पॉसिबल इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो अब आप क्या बोलोगे कि लेट मी फोकस ऑन द अनायन पार्ट, ठीक है, इसका ये अनायन रहेगा, इसका ये अनायन रहेगा, इसका ये अनायन रहेगा, इसका ये अनायन रहेगा, तो आप अनायन पार्ट के ऊपर फोकस करोगे और आप उनका चार्ज देखोगे, तो आपको दिखेगा कि इसका तो 4- चार्ज है, इसका 3-, इसका 2-, इसका 1-। तो हार्डी-शोल्ज रूल क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग, उतना पावरफुल उसका कोएगुलेटिंग पावर रहेगा, उतना ग्रेटर उसका कोएगुलेटिंग पावर रहेगा। तो ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन, ग्रेटर इज इट्स कोएगुलेटिंग पावर, ठीक है। अगर कोएगुलेटिंग पावर रहेगा तो मुझे उसका क्वांटिटी कम रिक्वायर्ड रहेगा कि ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगा फॉर कोएगुलेशन, बताओ। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है तो फिर वो मुझे चुटकी भर डालना पड़ेगा कि चम्मच भर डालना पड़ेगा, चुटकी भर डालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कोएगुलेशन वैल्यू उसका कम रहेगा, ठीक है, जिसका कोएगुलेशन पावर ज्यादा रहेगा उसका कोएगुलेशन वैल्यू कम रहेगा, कि थोड़ा सा अमाउंट डालने पे ही ये सोल्यूशन को कोएगुलेट कर देता है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी नेगेटिव सॉल है, नेगेटिव कोलाइडल सोल्यूशन है मान लो, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट में मुझे किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, कटायन के ऊपर, कटायन इसको कोएगुलेट करेगा। तो यहाँ पर इन तीन इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट कौन सा रहेगा कोएगुलेशन करने के लिए, कटायन पे फोकस करो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये कटायंस हैं, तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले कटायंस का चार्ज, +3.5
जूल वाला ज्यादा पावर। हम्म राइट। तो यहाँ पर कैसा रहेगा, ये K प्लस Mg2 प्लस और Al3 प्लस है, तो चार्ज बढ़ रहा है तो कोएगुलेटिंग पावर बढ़ रही है, तो कोएगुलेशन वैल्यू कम रहेगी। ये समझ में आया? ठीक है। सो इससे क्या रहेगा, यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा दैट अब इसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हार्डी शूज रूल जिसको हम कह रहे हैं, इसमें कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। इन क्वेश्चंस में नोटिस करना, नॉलेज ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइड भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था ना, इफ यू रिमेम्बर, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज सॉल्व कौन से होते हैं, तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी आप देखोगे क्वेश्चंस में कैसे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आपको पता है कि ये पॉजिटिव कोलॉइड होगा कि नेगेटिव कोलॉइड होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली आप फिर हार्डी-शूल्ज रूल देखोगे फॉर द ऑपोजिट चार्ज आयन। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल कराता हूँ, आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है। चलो पहले थोड़े सिंपल सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ जिसमें ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई होगी। ठीक है, पहले थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमारा कोलॉइड कैसा है। ये वाला आप ट्राई करो। ठीक है, देन ये वाला ट्राई करो। फिर ये वाला ट्राई करो। ये वाला। 30 का भी। हाँ, 30 का क्या आएगा यहाँ पर आपको बोला है पॉजिटिव कोलॉइड है तो अनायन मैटर करेगा। ठीक है, अब अनायन यहाँ पर Cl माइनस FeCN6 4 माइनस Cl माइनस SO4 2 माइनस, तो इनमें ये सॉरी -1 एंड -2, सबसे ज्यादा चार्ज इसी के पास में है। ठीक है, तो इसका कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन लगेगा। राइट, 42 का बताओ।
डी। इसमें बोला जा रहा है जो कोलॉइड है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है अब? कटायन के ऊपर। यहाँ पर K प्लस रहेगा, कैल्शियम 2 प्लस, Na प्लस एंड Al3 प्लस। तो जो चार्ज रहेगा +1 +2 +1 +3, ये चार्ज है आयंस के ऊपर। तो किसका मैक्सिमम कोलाइडिंग मैक्सिमम कोएगुलेटिंग पावर रहेगा? क्या आंसर है? डी। डी ऑप्शन, ठीक है। 45th बताओ। बताओ बताओ 45th। ए। 45th में देखो क्या बोला जा रहा है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं तो पार्टिकल मूव टुवर्ड्स एनोड। पार्टिकल मूव टुवर्ड्स एनोड, इसका मतलब क्या हो गया? दैट नेगेटिव कोलॉइड है, ठीक है। तभी वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर नेगेटिव कोलॉइड है तो हमें किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? कटायन के ऊपर, ठीक है। कटायन के ऊपर फोकस करेंगे तो इसमें आप देखो कौन सा कटायन का कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा रहेगा? Al+3 का, है ना। तो ये सी ऑप्शन, ठीक है। राइट रंजीत, करेक्ट। अच्छा, अब 47, 52, 62, 57, ये तीन क्वेश्चन थोड़े से अलग है। कैसे? क्योंकि इसमें अब ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आपको पता होगा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व, गोल्ड का सॉल्व या आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व कौन से चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ये क्वेश्चन में बताया नहीं जा रहा है।
क्या रहेगा इसमें आंसर? फोर्टी सेवेंथ। इसमें अब आपको देखो नॉलेज लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगर लास्ट क्लास के उस पर जाएंगे, एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स है वो कैसा बनाता है, पॉजिटिव सॉल्व बनाता है। ठीक है, तो ये FeOH होल थ्राइस का पॉजिटिव कोलॉइड बनता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट दिस FeOH होल थ्राइस इट मेक्स अ पॉजिटिव सॉल्व। अगर ये पॉजिटिव सॉल्व है तो फिर हमें अनायंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम अनायंस के ऊपर फोकस करेंगे तो ये -1 चार्ज, -1 चार्ज, -2 चार्ज, -4 चार्ज। ठीक है, तो इसमें से मोस्ट इफेक्टिव कौन सा रहेगा? द वन विद द ग्रेटर चार्ज। ठीक है, फिर वैसे ही मैंने आपको बोला यहाँ पर गोल्ड सॉल्व। गोल्ड सॉल्व के बारे में अब आप फोकस करोगे। गोल्ड सॉल्व के बारे में क्या रहेगा? सो इफ यू रिमेम्बर अगेन, हमको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कोलाइड में आपने देखा था कि मेटल के सॉल्व जो होते हैं, सिल्वर का सॉल्व, गोल्ड का सॉल्व, प्लैटिनम का सॉल्व, कॉपर का सॉल्व, मेटल के जो सॉल्व होते हैं, मेटल के जो कोलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, दे आर नेगेटिवली चार्ज सॉल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे उसी के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि गोल्ड सॉल्व जो है वो नेगेटिव सॉल्व है। तो अब मेरा क्या आंसर रहेगा इसमें? आई विल फोकस ऑन कटायंस, Na प्लस, Al3 प्लस, Mg2 प्लस, K प्लस, राइट। तो +1, +3, +2, +1। तो कौन सा इसमें मेरा क्विकेस्ट मतलब लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट लगेगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, विच विल बी Al3 प्लस। ठीक है, अभी आर्सेनिक सल्फाइड कैसा सॉल्व रहेगा? पॉजिटिव सॉल्व रहेगा, नेगेटिव सॉल्व रहेगा? बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव सॉल्व रहेगा, राइट। ये भी हम लोगों ने देखा था। तो अभी वैसे तो इसमें अब आपको दिक्कत ही नहीं है क्योंकि कटायंस ही दिए हुए हैं, तो आप वैसे भी सोच सकते थे। तो अब इसमें लीस्ट कोएगुलेटिंग पावर किसका रहेगा? जिसका चार्ज सबसे कम रहेगा, +1 चार्ज वाला, इसका लीस्ट कोएगुलेटिंग पावर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा ऑफ हाउ कोएगुलेशन इज टू बी स्टडीड। ठीक है, अच्छा, नाउ अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखना, ये आपको अगर समझ में आ गया हो तो। ठीक है, लेट मी टेक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ गोल्ड नंबर। ठीक है, एक बार ऑब्जर्व करना। तो ये भी कोएगुलेशन के अंदर ही आने वाला टॉपिक है। ठीक है, अब इनफैक्ट चलो बिफोर पेस्टिंग दिस, ठीक है, बिफोर पेस्टिंग दिस मैं पहले आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट क्या समझाने वाला हूँ। तो जैसा आपने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं गोल्ड सॉल ले रहा हूँ, मान लो, ठीक है, गोल्ड सॉल मैं अगर ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें, ठीक है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, ट्रेसेस का मतलब क्या होता है? ट्रेसेस मतलब होता है एकदम स्मॉल क्वांटिटी, ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, आर नीडेड फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, जब ये गोल्ड सॉल्ट को बनाया जाता है तो उसमें बहुत छोटी सी क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डाले जाते हैं, ताकि क्या होगा कि वो जो कोलॉइड के पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, उनके ऊपर वो बहुत जो छोटी क्वांटिटी के हमने इलेक्ट्रोलाइट डाले, ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी के जो इलेक्ट्रोलाइट डाले, वो उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना दें। ठीक है, ट्रेसेस में, ठीक है, कम क्वांटिटी में। बट अगर हम थोड़ा सा भी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं और,
ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट अगर इसमें डाल देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट गोल्ड के पार्टिकल्स आपस में कोएगुलेट कर जाएंगे। ठीक है, ये हमने अभी तक समझा कोएगुलेशन के बारे में। ठीक है, हाउएवर जो लायो, ये तो कैसा था, गोल्ड कैसा था, गोल्ड वाज अ लायोफोबिक कोलॉइड। ठीक है, लायोफोबिक कोलॉइड में हम लोग अगर स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो भी कोएगुलेशन हो जाता है। ठीक है, बट अगर आपको याद हो तो हम लोग पढ़ रहे थे जब हमने डिफरेंसेस पढ़े थे कि लायोफिलिक कोलॉइड में, ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड में कोएगुलेशन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लगता है बट लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, लार्जर अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट लगता है। ठीक है, तब जाके फिर लायोफिलिक कोलॉइड कोएगुलेट हो पाता है। ठीक है, नाउ यहां पर नोटिस करना कि हम लोग क्या करते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड को यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलॉइड। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास में लायोफोबिक कोलॉइड रखा हुआ है। ठीक है, इस लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर मैं लायोफिलिक कोलॉइड डाल दूंगा थोड़ा। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, ये लायोफिलिक कोलॉइड इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डालेगा। अब अगर मैं स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा इसमें, ठीक है, अगर मैं स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो उससे कोएगुलेशन नहीं होगा। इट विल नॉट लेट द कोएगुलेशन हैपन। व्हाई? बिकॉज ये लायोफिलिक कोलॉइड जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है ऑन द लायोफोबिक कोलॉइड। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू नाउ स्टडी। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव एक्शन। ठीक है, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लायोफोबिक कोलॉइड को। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, जो ये लायोफोबिक कोलॉइड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड का सॉल, ठीक है, लायोफोबिक कोलॉइड है। ये क्या है, स्मॉल अमाउंट में हम लोग अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, ठीक है, तो ये फटाफट वैसे पे टूट जाता है। ठीक है, अब इनको लेकिन हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं, कैसे, बाय एडिंग लायोफिलिक सॉल्ट। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन और coagulation of lyophobic salt is called as protection और protective action। ठीक है, तो लायोफिलिक सॉल्ट क्या करते हैं, लायोफोबिक सॉल्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें नोटिस करना कि किस तरीके से ये प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये मेरा लायोफोबिक कोलॉइड है, ठीक है, ये मेरा लेट्स से गोल्ड का डीपी है। ठीक है, लायोफोबिक है ये, तो इसके अराउंड क्या होगा, ये लायोफिलिक सॉल्ट, ठीक है, लाइक ये गम, जिलेटिन, ठीक है, ये लायोफिलिक सॉल्ट ये इसके अराउंड लेयर बना लेंगे।
ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? ये इसका मैकेनिज्म रहता है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें हम लोग एक डिटेल ऑब्जर्व करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड नंबर। तो वो डिटेल क्या रहता है कि हम लोग ये लायोफिलिक जो कोलाइड डाल रहे हैं, ठीक है, अगर जिलेटिन डालेंगे तो कितना अमाउंट में जिलेटिन डालें कि वो गोल्ड के सॉल को प्रोटेक्ट कर सके, या अगर हम मान लो ये एल्ब्यूमिन डाल रहे हैं तो कितना अमाउंट में एल्ब्यूमिन डालें ताकि वो गोल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, या हम स्टार्च डाल रहे हैं तो कितना अमाउंट में स्टार्च डाले कि वो गोल्ड के सॉल को प्रोटेक्ट कर सके। तो दिस अमाउंट, ठीक है, ऑफ lyophilic colloid that must be added to protect the lyophobic colloid is called as its gold number। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखना, ये डेफिनेशन रहेगा गोल्ड नंबर का। द नंबर ऑफ और द मिलीग्राम्स, द नंबर बोलते हैं हम इसको, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब आपका लायोफिलिक ही हो गया। ठीक है, the number of milligrams of lyophilic colloid that will just prevent the precipitation, ठीक है, of 10 ml of gold sol on addition of 1 ml of 10% NaCl solution is known as gold number। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैं एक बार दोबारा समझाता हूं आपको, ये डेफिनेशन एक बार में नहीं समझ में आती। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए, ठीक है, एक बार आप पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। ठीक है, इस डायग्राम को आप किस तरीके से समझने की कोशिश करना। हमारे पास स्टार्टिंग में, ठीक है, गोल्ड का सॉल है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव इन द बिगिनिंग, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल। और स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल कैसा रहता है? रेड इन कलर। मतलब इफ यू रिमेंबर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। ठीक है, अगर आपको ये फोटो ध्यान हो तो जब हम लोग कलर की बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज में, तो आप लोग नोटिस करोगे ये वाला एग्जाम्पल। मैं इसको दोबारा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, ये मैंने आपको उस टाइम पे भी लिखवाया था। इसमें देखो, ये जो गोल्ड का सॉल है, ठीक है, इसमें अगर हम पार्टिकल का साइज कम रखते हैं तो ये रेड कलर का होता है, बट अगर पार्टिकल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये वायलेट या फिर ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, वायलेट या फिर ब्लू कलर का ये हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कोलॉइड का पार्टिकल का साइज बढ़ता है। तो अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे, हम लोग स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल ले रहे हैं। स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल कैसा है? स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल रेड कलर का है। ठीक है, और अगर हम इसमें अब इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, इफ वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम इसमें 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डाल देते हैं, देन कोएगुलेशन अकर्स, जिससे पार्टिकल साइज बढ़ जाता है और उससे कलर ऑफ सॉल चेंजेस। ठीक है, कलर ऑफ द सॉल चेंजेस, वो रेड से ब्लू हो जाता है। ठीक है, दिस विल बिकम ब्लू इन कलर। ठीक है, ये गोल्ड सॉल के लिए ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर हम लोग 10 ml गोल्ड सॉल लेंगे और उसमें अगर 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन डाल देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड से ब्लू। ठीक है, तो गोल्ड नंबर क्या बोलता है? गोल्ड नंबर बोलता है कि हम लोग, ठीक है, वी कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, वी कैन प्रिवेंट दिस कलर चेंज फ्रॉम हैपनिंग। कैसे? दिस कलर चेंज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्री एडिंग अ लायोफिलिक सॉल।
ठीक है, अगर हम इसमें ऑलरेडी एक लायोफिलिक कोलॉइड डाल देंगे तो इट कैन प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलॉइड, इट कैन प्रोटेक्ट द लायोफोबिक सॉल्व फ्रॉम प्रेसिपिटेटिंग। ठीक है, तो गोल्ड नंबर क्या कहता है कि कितना मिनिमम मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड डाला जाए। ठीक है, कितना मिनिमम मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड डालें सच दैट ये कलर चेंज ना हो। ठीक है, एंड दैट क्वांटिटी इज व्हाट इज कॉल्ड एज द गोल्ड नंबर। ठीक है, तो अब डेफिनेशन आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा दैट द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड that will just prevent the precipitation or the color change from red to blue of 10 ml of gold sol on addition of 1 ml of 10% NaCl solution. This is what is called as the gold number of the colloid. ठीक है, गोल्ड नंबर ऑफ द लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, ये समझ में आया? ये गोल्ड नंबर का डेफिनेशन क्लियर हुआ? Is this clear with everyone? ठीक है, नाउ अब यहां पर आप नोटिस करना, ठीक है, दैट जितना कम अमाउंट में कोलॉइड चाहिए रहेगा, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग उसका प्रोटेक्टिव पावर होगा। राइट, जैसे हमने ऊपर नोटिस किया था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्रोटेक्टिव पावर रहेगा लायोफिलिक कोलॉइड का, वो इनवर्सली रिलेटेड रहेगा गोल्ड नंबर से। किसी का गोल्ड नंबर कम है मतलब उसका कम अमाउंट से ही प्रोटेक्शन आ जा रहा है, तो यानी कि वो पावरफुल प्रोटेक्टिंग कोलॉइड हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड जब आप लोग कुछ क्वेश्चंस देखना। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस कपल ऑफ क्वेश्चंस। ये वाला नहीं, एक मिनट, यहाँ पर ही देखो, ये वाला एक एग्जांपल देखो। ये तो डेफिनेशन हो गया गोल्ड नंबर का। अब इस गोल्ड नंबर के डेफिनेशन को आंसर करो जब तक मैं और क्वेश्चन देखता हूँ इसके गोल्ड नंबर वाले। क्या रहेगा इसका आंसर? बताओ ताकसिन, सी। कौन सा? सी। सी? डी? गोल्ड थोड़ा ना डालते हैं बाबा। ये ट्रिक क्वेश्चन था। द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड, गोल्ड थोड़ा ना डालते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड required to protect lyophobic कोलॉइड। एंड लायोफोबिक कोलॉइड में कौन सा पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं? गोल्ड सॉल। ठीक है, जब मेजरमेंट होता है तो वो गोल्ड सॉल के लिए करा जाता है। ठीक है, अदरवाइज इन जनरल लायोफोबिक कोलॉइड्स को भी प्रोटेक्ट करा जाता है, ठीक है, यूजिंग लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, अच्छा 29th का बताओ।
जिलेटिन क्या होता है? जिलेटिन क्या होता है? जिलेटिन इज एन एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स ना। यहाँ पर देखो मैंने आपको ये लिखवाया, ये जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये मैंने आपको इनफैक्ट स्टार्टिंग में भी लिखवाए थे, आप देखोगे, इसलिए मैंने बोला एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जैसे आप नोटिस करोगे जब ये अपन कोलॉइडल सॉल्यूशंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, याद हो तो जब मैंने लायोफोबिक लायोफिलिक कोलॉइड पढ़ाया था, ठीक है, तब मैंने आपको बोला था ना कि एग्जाम्पल ध्यान में रखना। लायोफिलिक के गम, ग्लू, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, रबर, ये सब क्या है? ये लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना। तो जिलेटिन क्या हो गया? जिलेटिन इज अ लायोफिलिक कोलॉइड। तो लायोफिलिक कोलॉइड क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। किस किस को प्रोटेक्ट करेगा? लायोफोबिक कोलॉइड्स को, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं, ठीक है। ऑल दीज थ्री आर लायोफोबिक कोलॉइड। और जिलेटिन क्या है मेरा? लायोफिलिक कोलॉइड। तो ये इनको प्रोटेक्ट करेगा ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन को आंसर करो। बी। तो इसमें कैसा हो जाएगा? यहाँ पर 4 कोलॉइड्स है और उनका गोल्ड नंबर दे दिया, तो जितना कम गोल्ड नंबर है उतना ज्यादा उसका प्रोटेक्टिव पावर है। तो यहाँ पर एज यू कैन सी द डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर किसका रहेगा? ओ का, ठीक है, फिर पी का, फिर क्यू का, फिर आर का, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 33 बताओ। बी। क्या आंसर आ रहा है? प्रोटेक्टिव पावर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर, दैट्स इट, ठीक है। 68 का बताओ। बी। 68 वाले का इसमें क्या हो जाएगा? जिसका जिसका अमाउंट ज्यादा लग रहा है उसका पावर कम है, तो ए का पावर कम है, ठीक है। फिर डी का उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, फिर बी का, फिर सी का, राइट, करेक्ट। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल देखो, बता पाते हो क्या? ट्राई करो।
क्या रहेगा इसमें आंसर? तो इसके लिए देखो डेफिनेशन वापस से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशन गोल्ड नंबर का। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना है वो मैं बताता हूँ। इसमें आप नोटिस करना जो ध्यान देने के लिए चीजें हैं, कितना मिलीग्राम्स लायोफिलिक कोलाइड डाला ताकि 10 ml का गोल्ड सॉल को प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। ठीक है, राइट। सो यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास 100 ml गोल्ड सॉल है, 100 ml गोल्ड सॉल है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 ml ऑफ NaCl सोल्यूशन डाल रहे हैं। ठीक है, 10% वेट बाय इसका 10% कॉम्पोजिशन है ये। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कितना हेमोग्लोबिन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोटिस करना कि जो डेफिनेशन है वो तो 10 ml गोल्ड सॉल और 1 ml NaCl के लिए, तो अब इनको 10 से 10 टाइम्स कर दिया है। ठीक है, तो दिस विल बी 10 टाइम्स द गोल्ड नंबर, एंड एज अ रिजल्ट मेरा आंसर रहेगा सी ऑप्शन, दैट गोल्ड नंबर 0.03 दिया हुआ है, तो 10 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि 0.3 मिलीग्राम्स मेरा प्रोटेक्ट कर पाए। समझ में आया? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इसमें ये स्केल को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका गोल्ड नंबर का प्रॉपर्टी था ना। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो इफ यू एक बार कोई रिकैप देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। ठीक है, इन द कोलॉइडल वाला पार्ट। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, एक एड्सॉर्प्शन और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हम पूरा कर चुके हैं। अभी कोलॉइडल सॉल्यूशन वाला पार्ट चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन होता क्या है, उसका डिफरेंस क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन से। ठीक है, फिर उसकी डिटेल में गए थे हम लोग कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में डीपी डीएम होता है। ठीक है, फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखा, एंड इसमें हम लोगों ने 4 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करा। ठीक है, एक बार फेज के ऊपर बेस्ड 8 उसमें हमने सब टाइप बताए बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। फिर उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डीपी डीएम इंटरेक्शन, लायोफिलिक लायोफोबिक, है ना। देन फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया बेस्ड ऑन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड देन लास्ट क्लासिफिकेशन था व्हिच वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डीपी, जिसमें मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड माइसेल्स के बारे में बताया था। ठीक है, देन फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड भी पढ़ना शुरू करा था। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड समझी थी।
फिर आज मैंने आप लोगों को कोएगुलेशन और इसके बारे में कोएगुलेटिंग पावर, हार्डी-शोल्ज रूल, देन प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स, ये सब के बारे में बताया। ठीक है, ये कोएगुलेशन की हेडिंग के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट रहता है विच इज प्रेपरेशन ऑफ कोलॉइड। ठीक है, और प्रेपरेशन ऑफ स्पेशली लायोफोबिक कोलॉइड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये कुछ स्पेशल मेथड्स से फॉर्म होता है। तो अगर आपको याद हो, जब ये लायोफिलिक लायोफोबिक का हम लोग डिफरेंस कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि लायोफिलिक तो कैसा है, ये लायोफिलिक तो मतलब मिक्स करा और बन जाता है। ठीक है, जस्ट सिंपल मिक्सिंग करो, शेकिंग करो तो ये लायोफिलिक सॉल्ट बन जाएंगे। बट लायोफोबिक सॉल्ट जो रहता है, ठीक है, वो इतनी आसानी से नहीं प्रिपेयर होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको गोल्ड का सॉल्ट बनाना है, तो ऐसा थोड़ा ना है कि गोल्ड का टुकड़ा लिया और पानी में डाल दिया और कोलॉइड बन जाएगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए स्पेशल मेथड्स लगते हैं। तो वो स्पेशल मेथड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, वो हम लोग अब एक्सप्लोर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर हेडिंग। ठीक है, विच इज द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, नाउ जब हम इसके बारे में बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में, ठीक है, तो इसमें मैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट तरीके होंगे, ठीक है, उन्हीं के ऊपर फोकस करूंगा। ठीक है, तो लेट मी पुट द हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, सॉरी लायोफिलिक क्या बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, लायोफिलिक के बारे में क्या था जो मैंने आपको बताया, लायोफिलिक कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग। ठीक है, तो अब इसमें आप नोटिस करना कि ये जो मेथड्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे। तो इसमें 3 मेथड्स का प्राइमरीली डिस्कशन करा जाता है। ठीक है, एक केमिकल मेथड रहता है, ठीक है, विच इज बेसिकली जो हम लोगों ने यहाँ पर रिएक्शन कराया, ठीक है, एंड रिएक्शन कराकर केमिकल रिएक्शन कराकर प्रेसिपिटेट बनाया, और उस प्रेसिपिटेट से फिर हमने कोलॉइडल सॉल्ट बना लिया। ठीक है, सो लेट मी टॉक अबाउट दिस मेथड एज, ठीक है, दिस विल बी अ केमिकल मेथड। ठीक है, इसको हम लोग पेप्टाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें एक और नया टर्म आ रहा है, पेप्टाइजेशन। ठीक है, सो ये पेप्टाइजेशन का प्रोसेस भी सिंपल सा ही होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या रहता है, कैसा रहता है। तो इसमें नोटिस करना, केमिकल मेथड में क्या रहेगा, हम लोग रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, ठीक है, एंड रिएक्शन कराने से
प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे इनसॉल्युबल कंपाउंड के, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन कराएंगे, इन कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करना, ये मैंने आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट बनाया, या सल्फर का सॉल्ट बनाया, ठीक है, या गोल्ड का सॉल्ट बनाया, ठीक है, या आयरन हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बनाया, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो आप इनको, कोई डबल डिकम्पोजिशन है, कोई ऑक्सीडेशन है, कोई रिडक्शन है, मतलब कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके हिसाब से हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो ये सब नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दीज आर ऑल बेसिकली केमिकल मेथड्स, ठीक है। इन केमिकल मेथड्स में बेसिकली हम लोग दो सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, रिएक्टेंट्स दे आर फॉर्मिंग अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इस प्रेसिपिटेट को हम लोग कोलॉइड बनाते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पर नोटिस करना, हमको इसमें शेकिंग करनी पड़ती है, मतलब यहाँ पर नोटिस करना, इस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में यहाँ पर डिटेल मेंशन करता हूँ कि ये जो प्रेसिपिटेट है, जो प्रेसिपिटेट बनता है, उसका हम लोग किस तरीके से कोलॉइड बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग पेप्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये पेप्टाइजेशन is defined as the process of converting precipitate into colloidal solid by shaking it, ठीक है, shaking it vigorously with dispersion medium in presence of small amount of electrolyte, ठीक है। This method is generally applied for converting a freshly prepared precipitate into a colloidal solid, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसको नाम दिया जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट absorbs one of the ions on its surface, ठीक है, and breaks down into colloidal size particles, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक विजुअल एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पर किस तरीके से रहेगा ये। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये एक एग्जांपल है आपके सामने, जैसे आपने ये लास्ट वाला एग्जांपल देखा, ठीक है। ये FeCl3 को आपने पानी में डाला, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है, जब FeCl3 को आपने पानी में डाला, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो Fe3+ आयंस होंगे, ठीक है, वही क्या हो जाएंगे, Fe3+ आयंस इसकी सरफेस के ऊपर अब्सॉर्ब होने लग जाएंगे, प्रेसिपिटेट की सरफेस के ऊपर अब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर ये Fe3+ आयंस कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स में इसको ब्रेक करने, हमको शेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, अपने आप नहीं होगा, हमें विग्रस शेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर शेकिंग लगेगा, तो उससे क्या होगा, ये
प्रेसिपिटेट छोटे छोटे कोलॉइडल साइज पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा और फिर ये जो Fe3+ आयंस है ये उनके ऊपर आके बैठ जाएंगे और फिर ये इनको वापस से मर्ज नहीं होने देंगे। ठीक है, फिर ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल्स आपस में आके फिर से प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये जो चार्ज लेयर्स हैं ये इनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, ये समझ में आया आपको केमिकल मेथड? ठीक है, अच्छा समटाइम्स शेकिंग की जगह, ठीक है, शेकिंग की जगह अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन भी दिए जाता है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस वैसा ही है, मतलब आइडिया वही है उसके पीछे कि प्रेसिपिटेट को ब्रेक करना है। अब या तो शेकिंग करके ब्रेक हो जाता है कई बार, या फिर अगर शेकिंग नहीं हो पाती है इतनी इजीली, ठीक है, तो उसमें कुछ हम लोग ऐसे अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस भी डालते हैं ताकि वो प्रेसिपिटेट को ब्रेक कर सके। ठीक है, ये समझ में आया केमिकल मेथड? ठीक है, देन एक और इम्पॉर्टेंट मेथड रहेगा, ठीक है, डिस्कस करने के लिए। ठीक है, ये तो मैंने केमिकल मेथड बताया, एक और इम्पॉर्टेंट मेथड आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बर्डिक आर्क मेथड। ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस इंटीग्रेशन। ठीक है, और इट इज कॉल्ड एज बर्डिक्स आर्क मेथड। ठीक है, दिस इज स्पेशली यूज्ड, मतलब ये जो मेथड है ये स्पेशली यूज करा जाता है मेटल सॉल्व्स बनाने के लिए। ठीक है, स्पेशली यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्व ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, ये जो ऐसे इनर्ट मेटल्स के सॉल्व बनाने होते हैं, ठीक है, इनके लिए यूज होता है ये प्राइमरीली। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, किस तरीके से ये रहेगा। हम्म, ये इसका सेटअप है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक गोल्ड सॉल्व। ठीक है, टू मेक गोल्ड सॉल्व, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स लूंगा। ठीक है, ये गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स रहेंगी जिसको मैं एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स रहेंगी। किस में डिप करके रखूंगा इनको? ठीक है, इसमें नोटिस करना ये जो गोल्ड इलेक्ट्रोड्स रहेंगी, ठीक है, दे हैव टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रहेगा। इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी वेरी क्लोज, टच नहीं करनी चाहिए बट क्लोज होनी चाहिए, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ पे डालेंगे, ये वाटर के अंदर डाल देंगे। जो भी हमारा डिस्पर्जन मीडियम रहेगा जिसके अंदर हमको सॉल्व बनाना है वो यूज करेंगे, और ये कि आइस बाथ रहेगा फॉर कूलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या होता है जब हम
स्विच ऑन करेंगे सेटअप को, तो यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रोड्स बहुत पास में है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आर्क क्या होता है, ये आप लोगों ने जैसे कभी नोटिस किया हो, जब हम लोग ऐसे किसी भी प्लग के अंदर, ऑन ऑन प्लग है, स्विच ऑन करा हुआ है, और हम लेट से उसके अंदर डिवाइस प्लग करते हैं, तो स्पार्क होता है ना। तो वो स्पार्क क्या होता है, वो हमारा क्यों होता है स्पार्क, क्यों, बिकॉज मान लो ये मेरा एक मेटल है, ठीक है, और ये दूसरा मेटल है, ठीक है। अब जब ये दूर दूर है तो हवा में तो करंट पास नहीं होता, ठीक है, बट अगर ये बहुत पास आ जाते हैं, ठीक है, इफ दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन हवा के थ्रू, एयर के थ्रू भी करंट पास हो जाता है, ठीक है। और वो कैसे पास हो जाता है, थ्रू स्पार्क, ठीक है, स्पार्क के थ्रू करंट पास हो जाता है। जैसे इनफैक्ट जो लाइटनिंग भी होती है वो भी क्या होती है, स्पार्क ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही जब ये मेटल के रॉड्स को एकदम पास पास प्लेस करेंगे, ठीक है, दे आर प्लेस्ड वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो क्या होगा, अ स्पार्क, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक आर्क इज जनरेटेड, ठीक है। इनफैक्ट चाहिए तो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, आई थिंक यू विल बी एबल टू बेटर रिलेट, मतलब ऐसे फोटो दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ऐसे इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब आप इलेक्ट्रिक आर्क करोगे, जैसे दो मेटल्स को आप पास पास रखोगे तो उनके बीच में कैसा होता है, द दिस थिंग, द करंट कैन फ्लो थ्रू एयर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल आर्क, ठीक है, ये समझ में आया। इलेक्ट्रिकल आर्क क्या होता है, तो यहाँ पर, ठीक है, जब हम करंट ऑन करेंगे तो एक इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट्स होता है, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा, ठीक है, काफी हाई हो जाएगा, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, एंड मेटल वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, मेटल वेपर्स आर फॉर्म्ड, ये मेटल के वेपर्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड क्योंकि हमने आइस बाथ यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, सराउंडिंग में, तो क्या होता है, ठीक है, इट कूल्स डाउन द मेटल वेपर, ठीक है, ठीक है, जो ये आइस बाथ है, इट कूल्स डाउन मेटल वेपर्स, ठीक है। अब अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये गोल्ड की रॉड से यहाँ से वेपर्स बनने शुरू हो गए, ठीक है, बट अगर हम उनको, ठीक है, अगर हम उनको मौका देंगे तो क्या हो जाएगा, वो गोल्ड के पार्टिकल्स जो रहेंगे, वेपर जो रहेंगे, ये आपस में पास में आके वापस से प्रेसिपिटेट बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग स्मॉल एकदम ट्रेसेस में, ठीक है, ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर एडेड, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है, इज एडेड टू स्टेबलाइज एंड प्रिवेंट, आई शुड से टू प्रिवेंट AU के जो वेपर्स हैं, ठीक है, या वेपर्स बोल लो, या फिर AU के गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं, फ्रॉम कोएगुलेटिंग, ठीक है, एंड रिमेन इन कोलॉइडल साइज,
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये वेपर्स कूल होना शुरू हो जाएंगे, तो वेपर्स कूल होने के बाद क्या होंगे, ये आपस में एग्रीगेट करेंगे। ठीक है, ये आपस में एग्रीगेट करेंगे, और ये जैसे ही कोलॉइडल साइज में आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका सरफेस जनरेट हो जाएगा, और उस सरफेस जो रहेगा उस पर ये अनायंस, ठीक है, NaCl के अनायंस आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और उसको फिर ये प्रोटेक्ट कर देंगे, उसका फिर फर्दर कोएगुलेशन नहीं होने देंगे, उससे हमारा गोल्ड का सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड होता है कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और बर्डिक आर्क मेथड। ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट रहेगा नेक्स्ट क्लास में, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इसमें मेरे को अभी थोड़ा सा और डिटेल बताना रहेगा प्योरिफिकेशन का, तो मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट पूछना है आपको इसमें? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? All right, then let's close today's lecture. Thank you guys.